बीजापुर पुलिस ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी के जलसे की इजाजत नहीं दी। बीजापुर पुलिस ने दारुसलाम को एक नोटिस रवाना करते हुए बताया कि शहर में कोविड-19 कवायद पर अमल किया जा रहा है, चुनाचे उनके दौरे और जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। खदशा है कि उनकी आमद के बाद काफी हुजूम सड़कों पर जमा हो जाएगा। मजलिस रुकन कानून कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने नोटिस वसूल की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कर्नाटक हुकूमत दोहरा मियार अपनाए हुए है। तमाम जमातों को तो जलसों के इनेकाद की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन सिर्फ मजलिस को इनकार किया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम का कल बीजापुर में एक दौरा था, लेकिन आज दारुसलाम में एक नोटिस दी गई कि आने वाले 7 दिन तक सदर मोहतरम वहाँ पर नहीं आ सकते। तो ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम आज़ाद मुल्क के हैं, हमारे को राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ हमारे राइट्स हैं। तो ये नोटिस देना एक सरासर नाइंसाफ़ी है। आज सदर मोहतरम रायलसीमा में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ तक जो सबब बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कोरोना के वजह से नहीं आ सकते। तो जब कोरोना का जिस टाइम पे पीक पे दौर था, उस दौर में इंटर स्टेट के लिए परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन आज ये तमाम चीज़ नहीं है। कोई भी सिटीज़न हिंदुस्तान के किसी भी शहर में कभी भी आ जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये जो मुखालिफ जमातें हैं, बीजेपी हो, बिलखुसूस कांग्रेस, ये जमातों को इतना खौफ, इतना डर है कि मेरे सदर के आने से इनकी नींद उड़ जाती है। ये लोग अपने ताकत का मुजाहरा करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को अपना इंस्ट्रक्शन देकर जो है रोकने की नाकाम साजिशें करते रहते हैं। शुक्रिया। हल्का ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेहबूबनगर से काउंसिल के इंतखाबात के लिए टीआरएस की उम्मीदवार वानी देवी ने शमशाबाद ऑडिटोरियम में जलसे से खिताब किया और राय दहिंदों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस जलसे से रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी महेंद्र रेड्डी, रुकन असम्बली राजेंद्र गौड़ और एमएलसी दामोदर रेड्डी ने भी खिताब किया। वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने हल्के ग्रेजुएट, मेहबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद से काउंसिल के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार वानी देवी के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत के फलाई इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने मेहबूबनगर को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। श्रीनिवास गौड़ ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पालमेरू रंगारेड्डी आपाची प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट करार दे। सदर नशीन मेहबूबनगर म्यूनसिपलिटी KC नरसिम्लू, सदर डिस्ट्रिक्ट रैतु बंधु कमेटी गोपाल यादव, डॉक्टर सुमुएल, डॉक्टर राम मोहन, लेबर लीडर कृष्णा मोहन और दूसरों ने भी इस जलसे से खिताब किया। कई खानगी इंटरमीडिएट कॉलेजों के स्टाफ लॉकडाउन की मुद्दत की तनख्वाहों से महरूम है और उन्हें इसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 100 से ज्यादा कारकुनों ने तनख्वाहों से महरूम स्टाफ की तायद में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को रूबरू धरना दिया और खानगी कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेकर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। प्राइवेट टीचरों को 10 महीने का तनख्वाह देना चाहिए, नहीं तो ये गवर्नमेंट को ये सरकार किसके लिए पूछता होगा, ये पुलिस वालों से मारा गया प्राइवेट लेक्चरर। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी की जानिब से एमएलसी चुनाव के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। अपोजिशन जमातों ने उन पर इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक मेयर ने खवातीन के एक फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान एक तस्वीर खिंचाई और जिसके जरिए उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार की तायद में वोट देने की अपील की। खवातीन के इस ग्रुप में ये वीडियो वायरल भी हुआ। फोरम ने दावा किया था कि उसके अरकान की तादाद 6000 है। तेलंगाना जनरल समिति के सदर और हल्के ग्रेजुएट खम्मम, वरंगल और नलगुंडा के उम्मीदवार प्रोफेसर कोदंडराम ने भद्राचलम में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने सुबह के वलीन सातों में जूनियर कॉलेज ग्राउंड में चहलकदमी करने वालों से राब्ता बनाया और उन्हें वोट देने की अपील की। प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत ने रोजगार के मामले में
नौजवानों को धोखा दिया है। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खां खालिद ने आत्माकुर मंडल जिले मेहबूबनगर के तुरपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत परदेसी बाबा पर हाजिरी दी। मुतवल्ली ख्वाजा बदरुद्दीन, टीआरएस लीडर सैयद हफीज, एमबीटी कारकुन हाफिज मुइनुद्दीन, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद इम्तियाज़ और मोहम्मद फारूक ने उनका खैर मकदम किया। मकामी इमाम ने बताया कि दरगाह के तहत 17 एकड़ अराजी है, लेकिन यहाँ कोई मस्जिद नहीं है और ना ही ज़ायरीन के क़याम की कोई सहूलत। दरगाह कमेटी ने यहाँ मस्जिद तामीर करवाने की उनसे दरख्वास्त की। विकाराबाद के रुकन असम्बली की तरफ से अक़लियती अक़ामती स्कूल में इंतखाबी जलसे के इनेकाद के बाद 3 असातिज़ा में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि स्कूल में 40 से ज़ायद तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ काम करता है। महकमा सेहत के हुक्काम ने मुश्तबा मुतासरीन के नमूने हासिल कर लिए हैं। बाज़ स्कूली बच्चों में बुखार और जुकाम जैसी अलामत भी पाई गई। रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर ने बीजेपी पर क़बायली तहजीब को मिटाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि बीजेपी महबूबाबाद में बयाराम स्टील प्लांट के क़याम में नाकाम हो गई है। सत्यावती राठौर हल्के ग्रेजुएट वरंगल, नलगुंडा और खम्मम से पार्टी के उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी के जलसे से खिताब कर रही थी। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अफजलगंज में यौम आलमी ख़वातीन मनाया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर शांता कुमारी और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शारदा ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शांता कुमारी ने बताया कि 30 साल कबल सिर्फ 5 खातून डेंटिस्ट थे और अब हर साल 100 में से 85 खातून डेंटिस्ट बन रहे हैं। उन्होंने ख़वातीन को उनके आलमी दिन पर मुबारकबाद भी दी। ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మరి ప్రతి సంవత్సరం ఏ విధంగా మహిళలందరం కలిసి ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము। ఈరోజు ఉస్మానియా డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో కూడా మరి మా ప్రిన్సిపాల్ గారు అయినటువంటి శాంతకుమార్ గారు ఆధ్వర్యంలో మేడం గారిని ఇన్వైట్ చేసి మరి మేము పిలవగానే వచ్చి చిన్న కార్యక్రమానికి మరి మా మహిళలందరూ కూడా పాల్గొని ఒకరినొకరు గౌరవించుకున్నాము। మరి నిజంగా మహిళలు ఈరోజు ఇంతమంది అధిక సంఖ్యలో వచ్చి ఈ కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి, ఉద్యోగాల్లో కానివ్వండి, సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, ఒకరోజు చూస్తే ఆ రోజు అబల సబల అని అనుకున్నటువంటి రోజుల నుంచి అసలు మహిళలు లేని రంగం అంటూ లేదు। ప్రతి రంగంలో ఏ రంగంలో చూసినా కూడా ఈరోజు ఆకాశంలోకి దూసుకుపోతుంది మహిళ। మరి చంద్రమండలానికి కూడా ఒక మహిళ వెళ్ళగలుగుతుంది అని అంటే నిజంగా ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఎంత మార్పు వచ్చింది। ఆనాడు క్లారా జెట్కిన్ మహిళల కోసము ఒక 10 మందిని తీసుకొని పోరాడి సమాన పనికి సమాన వేతనం 8 గంటల పని దినం కోసం పోరాడి ఒక పెద్ద మరి 10,000 నుంచి తీసుకొని 1000 మంది దాకా ఆనాడు జరుపుకున్నటువంటి ఆ నాయకురాలి ఫలితమే ఈరోజు మేమందరం కూడా అనుభవిస్తున్నాము। మేము ఈ ఉత్సవంలాగా కాకుండా మా పోరాటాలను మేము గుర్తు చేసుకుంటూ మాకు ముందున్నటువంటి నాయకురాళ్ళు మా కోసం పోరాడినటువంటి నాయకురాలను గుర్తు చేసుకోవడానికి కోసమే ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దిన ఉత్సవం కాదు దినంగా మేము పాటిస్తున్నాము। ఆ రోజును గుర్తు చేసుకుంటూ మహిళ ఎప్పుడు కూడా మరి ముందంజ అవకాశాలు ఇస్తే మరి ఆకాశంలో కూడా దూసుకుపోయేటటువంటి ఒక స్త్రీ శక్తి స్వరూపిణిగా మేము భావిస్తున్నాము। మరి ఇంకా ఇంత ఆకాశంలో దూసుకుపోతున్నటువంటి ఈ సమయంలో కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర మహిళని మరి మనం చూస్తున్నాము। లైంగిక వేధింపులు కానివ్వండి, అత్యాచారాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి। మరి ప్రభుత్వం కూడా చాలా తీసుకొచ్చింది, షీటింగ్స్ అని కానివ్వండి, దిశా చట్టం కానీ ఎన్నో చట్టాలు ఉన్నాయి। చట్టాలు ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోదు, మరి చట్టాలన్నీ కూడా కొన్ని చట్టాలు చుట్టాలుగా మారుతున్నాయి, మనం చూస్తున్నాం కొన్ని కేసెస్లో। మరి అట్లా కాకుండా ఉన్న చట్టాలనే పటిష్టం చేయడం అనేది ఒక మరి ప్రభుత్వం చేసింది, ఇంకా కూడా చేయాలని భావిస్తున్నాను। ఇంకా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇంత మహిళ ముందున్నా కూడా ఎంత చదువుతున్నా కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర మరి మహిళ వివక్షకు గురవుతూనే ఉన్నాయి। మనం చూస్తాం కొన్ని ప్లేసెస్ పనిచేసినటువంటి ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి, కంపెనీస్లో కానివ్వండి, ఈరోజు కూడా కొన్ని కంపెనీస్లలో ఒక మహిళ కార్మికురాలు మరి తనకు పుట్టినటువంటి బిడ్డకి పాలు ఇవ్వడానికి కూడా ఒక సమయం ఇవ్వనటువంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయట। ఇంత ముందుకు దూసుకెళ్తున్నది మహిళ। అలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా మరి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఒక మన గొప్ప పని లేదు। అలాంటి మహిళలందరూ కూడా 2020లో ఎవరైతే మహిళలందరూ కూడా ఈ ఆరోగ్య సేవలో పనిచేస్తున్నటువంటి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने पिस्ता हाउस शालीबंडा में फैमिली डाइनिंग हॉल का इफ्तिताह किया। पिस्ता हाउस के चेयरमैन एम.ए. मजीद, डायरेक्टर्स एम.ए. मूसा और एम.ए. मुहद्दिस ने मेहमानों का खैर मकदम किया। एम.ए. मजीद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिस्ता हाउस शालीबंडा शहर की वाहिद रेस्टोरेंट है जहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ सरबराह की जाती हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो जायकादार बिरयानी, मसाले का सालन और ज़ाफ़रानी चाय के लिए फैमिली डाइनिंग हॉल को एक मरतबा ज़रूर आएँ।
अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आज शाली मंडे पर जो काफ़ी अरसे से पिस्सा हौज जो चल रहा है, आज यहाँ पर हमारे मजीद भाई और उनके फर्जंदान ने बहुत ही अच्छा, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, एक रेस्टोरेंट का आज इनाग्रेशन किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस रेस्टोरेंट के अंदर ज़ाफ़रानी बिरयानी, ज़ाफ़रानी कबाब, बहरहाल हमा अक़साम के ग़िज़ाएँ यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए मुहैया किए जाएंगे। शायद मैं समझता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर बहुत सारे कारोबारी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मजीद भाई में ऐसी सलाहियत पैदा की कि मजीद भाई जहाँ भी कारोबार करते हैं, सबसे अच्छी बात तो यह है कि मजीद भाई एक खुश अखलाक इंसान है। मजीद भाई की मोहब्बत के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सारे के सारे कारोबार कामयाबी के साथ जा रहे हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मजीद भाई ने मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ये शाली मंडे की जो बिल्डिंग है मेरी ही बिल्डिंग है। माशाअल्लाह इस तरह इतनी अच्छी खूबसूरत तरीक़े से मजीद भाई ने बिल्डिंग को बनाए कि जिससे मेरी भी शायद इसमें हिम्मत अफजाई हुई और अल्लाह के फजल व करम से मजीद भाई हमेशा से न सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि सारे मिलने जुलने वालों से बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ, बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मिलते हैं। यही मजीद भाई की कामयाबी है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मजीद भाई के कारोबार के अंदर अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे दे। और अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल ये है कि मजीद भाई के जो फर्जंदान हैं अल्लाह ताला वो भी कारोबार के अंदर जुड़े हुए हैं। शायद मैं जो समझता हूँ कि मजीद भाई से ज़्यादा उनके नौजवान लड़कों की इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये बड़ी अच्छी बात है कि मजीद भाई और उनके फर्जंदान मिलकर आज शहर हैदराबाद के अंदर एक कामयाब तरीक़े से बेकरी का रेस्टोरेंट होने दीजिए। आज जैसा कि यहाँ पर रेस्टोरेंट खोले जहाँ पर तमाम किस्म के बिरयानी और तमाम कबाब, जितने भी बहरहाल होटल के अंदर जितने भी ग़िज़ाएँ होती हैं, इंशाअल्लाह मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज से बड़े ही लजीज़ किस्म के यहाँ पर ग़िज़ाएँ मुहैया की जाएंगी। मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप इस रेस्टोरेंट में आकर इंशाअल्लाह ताला आप एक मसरत महसूस करेंगे। फिर मैं एक बार मेरी जानिब से मजीद भाई को और उनके फर्जंदान को और उनके दामादों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अराजी के तनाज़े पर भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। ये वाक़या शंकरपल्ली मंडल के मौजे सिंगातुर में पेश आया। बताया जाता है कि 50 साल सयादैया पर उसके छोटे भाई ने जुमे की सुबह को चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मुलजिम ने बादशाह खुद को शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम के वादे से मुनरिफ हो जाने पर मरकज़ की BJP हुकूमत को आड़े हाथ लिया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि किसी भी वादे को पूरा न करते हुए मरकज़ जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि काजीपेट कोच फैक्ट्री के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 60 एकड़ अराजी मांगी थी, लेकिन हमने 150 एकड़ अराजी का पेशकश किया। इसके बावजूद मरकज़ ने फैक्ट्री कायम नहीं की। KT रामाराव ने कहा कि जब मरकज़ ही अपने वादों के मामले में यूटर्न ले ले तो किससे शिकायत की जाए। I won't trumpet and say we've done exceptionally well. In fact, when we started our journey about 6.5 years ago, I keep saying this, there were a lot of doubts on industrialization, the potential of Hyderabad, how the new government could do well, in the sense of ensuring that the momentum is continued. But within no time, within a very, very short span, in fact, today Telangana, wherever you go in the country, whoever you speak to, whichever industry house you speak to, without a question, remains one of the industry magnets, if investment magnets, if you ask me, in the entire country. Among the top 3 or 4 states that continue to attract investment, both domestic and foreign direct investment, we continue to rank right up there. We also continue to rank right up there in the top 3 on the ease of doing business rankings every year.
and we continue to also reform ourselves. We continue to also push the envelope when it comes to bringing about policy changes that are dictated and that are kind of dictated by the market and guided by industry bodies such as CII. We've been growing the state economy at an annual average rate of 9%, and we've also achieved double-digit growth in the last 2 consecutive years before COVID. We wanted to obviously grow much faster, but as you know, COVID, not just COVID, but even before COVID, if you think about it, the overall situation, the overall economic situation in the country also wasn't very conducive. In fact, much before lockdown happened, let us remind ourselves, there was 8 consecutive quarters of slowdown, economic slowdown. The GDP, I think, was at 8% or something. It started slipping, and eventually it came down to about 4+%. And then eventually it ended up in a lockdown, which resulted in a recession. And now we are seeing slow but steady signs of recovery. As I pointed out, there are some strong areas for the state. You know, when it comes to the state's sectoral performance, and where we have done well in the last 7 years and also prior to that, I think life sciences, of course, continues to remain one of the most important sectors. Healthcare, information technology. Now, of late, aerospace, defense, logistics, textiles, food processing. These sectors, of course, continue to remain the mainstay. One of the sectors that I'm very pleased about, in fact, when Mr. Rambabu was speaking, I was saying to myself, they don't get as much credit as they should. The sector that really needs to be appreciated for their performance in the last 6-7 years particularly, and also several decades also, in the last couple of decades if you ask me. They're the second largest employer in the country today. After agriculture, the maximum number of people are employed by the construction industry. But unfortunately, they don't get their credit, as they're not really a focus industry as far as government sectors are concerned, as far as governments are concerned. But I must appreciate the way Hyderabad's construction industry, real estate industry has evolved over the last several years, and today they are able to compete with the rest of the country. Today they are able to, in fact, not just me, but institutions like JLL, CBRE, Cushman, all these property managers, they keep pointing out that Hyderabad's industry, construction industry, has been faring better than any other construction industry anywhere else in the country compared to any other metro city in India. So my compliments to the entire construction and real estate and developer fraternity as well. Information technology, as we all know, has been growing. And in fact, when in 2013 and 14, when the new state of Telangana came into being, the IT exports from the state were about 57,000 crore plus. And today I'm happy to report to you, this fiscal, in spite of COVID. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हौसला अफजाई की जरूरत पर जोर दिया। एक जायजा इजलास से खिताब करते हुए सोमेश कुमार ने तमाम ग्रुप्स को बैंकों के खातों से जोड़ने की हिदायत दी, ताकि इस ग्रुप तक फंड आसानी के साथ और बर वक्त मुंतकिल किया जा सके। इस इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अरविंद राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन, सेक्रेटरी पंचायत राज संदीप कुमार सुल्तानिया, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एन जनार्दन रेड्डी, GSMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे अहदेदार भी शरीक थे। MLC सीट के लिए मुकाबला करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार N रामचंद्र राव ने जुमे को मलकाजगिरी कोर्ट के विकला और बार काउंसिल के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने 14 मार्च को होने वाले चुनाव में बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेद्दापल्ली में एक वकील जोड़े का कत्ल रियासती हुकूमत की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। Several problems, and as an MLC, I have addressed the problems of the MLC in the House several times, and I will continue to echo my voice in the Council on behalf of the people of Telangana, on behalf of the advocates, on behalf of the students, on behalf of the unemployed. So therefore, my purpose of visit to the courts are today for campaigning. There are many contestants in the field, though I think the our CM has lost his face value, and he can no more market his face in the Telangana. His son's face worked in Dubaka or GHMC elections.
So they are now trying to bring a new face for marketing their political agenda, and that face is P.V. Narasimha Rao. And I am sure we all will respect P.V. Narasimha Rao, but we will defeat the present government candidate, and we will elect the BJP candidate Ramchandra. That is what the mood of the people in this constituency is there today. I am for huge margin. तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक इजलास सदनशीन व रियासती वज़ीर अखिल तैमूर कपूला ईश्वर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। उन्होंने हाल ही में मुनक़िद एथलेटिक के कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने मोहसिन कुरैशी की सितारिश की जिसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इजलास में वज़ीर दाखिला महमूद अली, हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, सेक्रेटरी टिब्रिश बी शफीउल्लाह, सेक्रेटरी महकमा अखिल तैमूर मोहम्मद नदीम, सेक्रेटरी महकमा अखिल तैमूर डॉक्टर R.B. परवीन और दूसरे शरीक थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 166 ताज़ा केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में इस वर्ष के मुतासरीन की तादाद 2,99,572 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2 अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक रियासत में इस वर्ष से 1,653 अफराद फौत हो चुके हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने अपने दौरे कर्नूल के दौरान कोडुमूर में VSP के मजदूरों के साथ इज़हार यकानगत करते हुए उनके धरने से खिताब किया। सदर मजलिस ने कहा कि वो इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने, जिन्होंने बादियाजा कर्नूल बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में काम जलसे से खिताब किया, आवाम को यकीन दिलाया कि वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से भी इस मसले पर बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि कर्नूल में 10 मार्च को बल्दी इंतखाबात के लिए रायदही मुकर्रर है। मैं अपनी पार्टी MIM पार्टी की तरफ से आप तमाम के मैं साथ हूं और हमारा भी मोदी हुकूमत से ये डिमांड है कि विशाखा स्टील प्लांट को प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और ये मोदी सरकार सिर्फ इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर एक क्रोनी कैपिटलिज्म में इंडल्ज कर रही है अपने आप को। इसीलिए आपका एहतजाज पूरा सही है, प्रोटेस्ट सही है, हम आपके साथ हैं और 8 तारीख से पार्लियामेंट जब शुरू होंगी दोबारा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारी पार्टी भी पार्लियामेंट के फ्लोर में इस मसले को उठाएगी। ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा मसला है स्टेट का और बाइफर्केशन के बाद 2 स्टेट बनने के बाद इस तरह से ये मोदी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल गलत काम है और इनको अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए और इस प्रोटेस्ट में MIM पार्टी भी आपके साथ है। मैं आपका गफूर भाई अब्दुल गफूर साहब शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे, मैं जा रहा था धोनी, यहाँ पर आपने मुझे रोककर यहाँ पर आने की दावत दी। मेरी आपके तमाम को मेरी बेस्ट विशेस है, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम मिलकर इस गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने रियासत के असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी TMC के 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 3 नशिस्तें उनकी हलीफ जमात गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी गई हैं। उन्होंने बताया कि वो नंदीग्राम से मुकाबला करेंगी। हालांकि 2011 से वो 2 मरतबा भवानीपुरा हल्के से मुंतखब होती आ रही हैं। TMC ने जुम्मे को जिन उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है उनमें 42 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। पार्टी ने 50 खवातीन को भी टिकट दिया है। ममता बनर्जी को TMC के बाकी वजीर सुविंदु अधिकारी से मुकाबला दरपेश है, जिन्होंने काबीना से इस्तीफा देकर हाल ही में BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासत में 100 से ज़ायद ऐसे हल्के हैं जहां मुस्लिम वोट फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। यहाँ बताते चलें कि रियासत में 8 मरहलों में चुनाव होने वाले हैं और पहले मरहले में 27 मार्च को रायदही होगी।